तो जो प्रोबेबिलिटी है, हमें इसमें जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो है, पहला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एंड सेकेंड वन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, एंड थर्ड वन वी विल इंट्रोड्यूस इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो ये तीन टॉपिक हमें इसमें कवर करने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। सपोज जैसे हमारे पास दो कॉइन्स हैं जो कि फेयर हैं, हमने दो कॉइन्स को थ्रो किया, तो जो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे वो आएंगे या तो दोनों कॉइन्स पे हेड होगा, या तो फर्स्ट कॉइन पे हेड और सेकंड पे टेल, सिमिलरली टेल हेड, एंड लास्ट वन इज। सो ये जो चारों पॉसिबल आउटकम्स हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, इसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे बोला कि आप बताइए कि दोनों हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जो प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन करती है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे जो टोटल आउटकम्स है वो है 4 हमारा, तो डिनोमिनेटर में तो ऑब्वियसली 4 आने वाला है। न्यूमरेटर की बात करें तो जो हमारे फेवर में इवेंट हो रहे हैं उसको हमें उसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। जैसे हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि दोनों हेड्स हो, तो 4 में से यहाँ पे एक है दोनों हेड्स, तो जो प्रोबेबिलिटी है 1/4 हो जाएगी। या किसी ने ये बोला कि एटलीस्ट वन हेड हो, वन टेल हो। एटलीस्ट वन हेड हो मतलब ये भी उसमें कंसीडर होगा, ये भी उसमें कंसीडर होगा, और ये। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एटलीस्ट वन हेड की, एटलीस्ट वन हेड की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी 3/4। तो यहाँ पे जो हम प्रोबेबिलिटी कंसीडर कर रहे हैं इसमें हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट हम फाइंड कर रहे हैं कि जो हमारे फेवर में आउटकम है और जो टोटल आउटकम है सैंपल स्पेस के उससे डिवाइड करके। लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पे कुछ कंडीशन आने वाली है जिसके बाद हम प्रोबेबिलिटी के फाइंड करेंगे। सपोज इसी क्वेश्चन में हमारे पास एक एग्जांपल है जहां पे हम तीन कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हैं। तो जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या क्या है, तीनों हेड हो सकता है, दो हेड और टेल, ऐसे करके हमने बताया कि अगर आप n कॉइन्स को टॉस करते हो तो टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स है सैंपल स्पेस जिसको हम बोलते हैं तो कितना हो जाता है 2n। तो यहाँ पे कितना है कि 8 हो गया। ठीक है, तो हमारा एक फर्स्ट इवेंट था जिसमें हम कह रहे थे कि हमारे पास एटलीस्ट दो हेड्स होने चाहिए। तो देखते हैं किसमें किसमें दो हेड्स हैं। जो हमने सर्कल किया हुआ है इन चारों में दो दो हेड्स हैं, तो टोटल हैं कितने 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/, टोटल आउटकम्स मतलब 4/8। ठीक है, 1/2। ऐसे ही सेकेंड इवेंट हमने लिया है कि फर्स्ट कॉइन पे हमेशा क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। तो फर्स्ट कॉइन पे टेल होने में आपका कौन कौन सा है, जो हमने ये ट्रू का टिक लगाया हुआ है 1 2 3 4, इन चारों में क्या है कि फर्स्ट कॉइन पर टेल्स आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी भी सेम प्रोबेबिलिटी 4/8। तो हम जो हमारा टॉपिक था वो था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर एक इवेंट कोई पहले से ही हो रहा है, जैसे मैं मान लू यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये एफ जो है ऑलरेडी हो रहा है, मतलब कि फर्स्ट जो स्पॉट है उस पे हमेशा क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। दो कुछ भी हो लेकिन पहले स्पॉट पे टेल होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी आप बताइए कि ई के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ई क्या था, एटलीस्ट टू हेड्स, एटलीस्ट टू हेड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या टोटल, तो यहाँ पे क्या हो गया कि फर्स्ट पे टेल हो, तो कितने में टेल था, एक तो ये था हमारा ट्रिपल टी, फिर टी एच एच, टी टी एच और टी एच टी, तो टोटल हुए कितने 4। तो हमारा जो अब सैंपल स्पेस था वो कम हो गया, वो क्या हो गया रिड्यूस हो गया। पहले हमारे पास सैंपल स्पेस 8 एलिमेंट्स का था, अब हमारे पास क्या हो गया 4 एलिमेंट का, टी है, टी एच एच, टी एच टी, और एक कौन सा था टी टी एच, टी टी एच। अब हमारे पास जब ये इवेंट एफ पहले से ही हो रहा है तो सैंपल स्पेस की जो काउंटेबिलिटी थी वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, कम हो गई 4। और इसमें से हमें अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एटलीस्ट टू हेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एटलीस्ट टू हेड कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब आपके फेवर में क्या है, केवल एक एलिमेंट है। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1/4। तो ये है इंट्रोडक्शन, किसी भी
इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है जबकि कोई एक इवेंट पहले से ही हो रहा है। यहाँ पे क्या था कि इवेंट एफ पहले से ही हो रहा था, हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ई की। इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इसको हम जो प्रेजेंट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको जो हम प्रेजेंट करते हैं वो लिखते हैं पी ई अपॉन एफ से। पी ई अपॉन एफ का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो अगर एफ पहले से ही हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ई की। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पी ई अपॉन एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ये हमारा जो है रिक्वायर्ड फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का। ठीक है, सेम तरीके से अगर मैं बोलूं कि पी एफ अपॉन ई, तो ये क्या हो जाएगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी। इसमें लॉजिक क्या है? जो वैल्यू यहाँ पे नीचे होगी वो वैल्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगी। यहाँ पे एफ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यहाँ पे ई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इन दोनों को ही हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसको समझते हैं कि एग्जांपल से एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में ये क्या है। तो एक एग्जांपल नोट करते हैं। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रंस। ये फैमिली है जिसके पास 2 चिल्ड्रंस हैं। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट both the childrens are boys given that at least one of them is a boy। ठीक है, तो देखिए इस वाले फॉर्मूले में जो था हमारे पास 2 टर्म्स हैं। एक है ई इंटरसेक्शन एफ, इसका मतलब 2 इवेंट्स का होना जरूरी है, एक तो ई एक तो एफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम जैसे ही देखेंगे तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? हमें ई और एफ फाइंड करना है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो सबसे पहले इवेंट को कंसीडर करेंगे कि 2 इवेंट्स इसमें क्या होंगे। देखिए इसमें पहला जो इवेंट है वो क्या है कि बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज, both the children are boys। ठीक है, और F क्या है? at least one of them is boy। ठीक है, तो ये हमें निकालना। तो अब क्या करेंगे हम? हमें पहले सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। तो 2 बॉयज हैं यहाँ पे, तो सॉरी 2 चिल्ड्रंस हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है सैंपल स्पेस की? एक तो दोनों बॉय हो सकते हैं, एक तो एक बॉय हो जाए दूसरी गर्ल, फिर फर्स्ट गर्ल हो जाए दूसरा बॉय, सबसे लास्ट वन क्या हो जाएगा? दोनों क्या हो जाए? गर्ल। तो जो टोटल आउटकम है वो कितना है? 4। तो हमें क्या बताना है कि हमें इसमें फाइंड क्या करना है? पी ई अपॉन एफ। क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से देखें तो उसने क्या कहा है कि ऑलरेडी क्या गिवन है? एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। तो एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। तो हमें क्या निकालना है कि एफ जो है वो पहले से ही अकर हो रहा है, तो आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी ई की कि बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो सैंपल स्पेस फिर से लिख लेते हैं। दोनों बॉयज हैं, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल एंड गर्ल गर्ल। ठीक है, तो एफ क्या हमने माना था? एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पहले निकालते हैं कि एक एटलीस्ट बॉय हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दिख रही है कि एक बॉय एटलीस्ट हो। एक तो ये है, एक तो ये है, एक तो ये। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? पी ऑफ एफ कितनी हो गई? 3/4। हमें फाइंड क्या करना है? पी ई बाई एफ।
और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो हमने एक चीज यहाँ से कैलकुलेट कर ली, क्या, PF, ये तुम्हारे पास आ गया। अब हमारा टास्क क्या है कि PE इंटरसेक्शन F निकालना है। चलिए, तो पहले ये सोचते हैं कि E इंटरसेक्शन F है क्या। F तो कह रहा है कि एटलीस्ट वन बॉय हो, और E कह रहा है कि दोनों बॉय हो। तो इनका इंटरसेक्शन क्या है कि दोनों बॉय हो जाएं। F कह रहा है कि ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन E कह रहा है कि केवल दोनों बॉय हो सकते हैं। तो कौन सा कॉमन हो रहा है, एक एलिमेंट केवल। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PE इंटरसेक्शन F की 1/4। ओके, सो हमें क्या मिल गया, P इंटरसेक्शन F मिल गया, PF मिल गया। अब हमें कैलकुलेट करना है PE/F। तो क्या हो जाएगा, 1/4 अपॉन 3/4। आंसर आ गया 1/3 मीन्स 0.33। क्लियर। तो इसमें सबसे पहले एक बार रिव्यू करते हैं कि हमने किया क्या। सबसे पहले आपका जो मोटिव है ये होना चाहिए कि E और F को पहचानना। आप उसको जैसे इंट्रोड्यूस कर दोगे E और F को, तो आप आसानी से E इंटरसेक्शन F और F की प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे। तो हमेशा हमें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, पहले एक तो इवेंट E और एक तो इवेंट F। तो जैसे ही क्वेश्चन को देखा, पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे, सैंपल स्पेस लिखने के बाद E एंड F लिखेंगे। तीन चीज लिखने के बाद हमारा काम एकदम आसान हो जाएगा, और तुरंत हम E इंटरसेक्शन F फाइंड करके और प्रोबेबिलिटी ऑफ F फाइंड करके डायरेक्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते। ओके, सो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसमें छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है, इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स out of which 430 are girls. It is known that out of 430 10% are in class 12th. हमको फाइंड क्या करना है, what is the probability that a student chosen randomly in class 12th, given that the chosen student is girl। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक स्कूल में कितने बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, इसमें से 430 हमारे पास गर्ल्स हैं, और उस 430 में 10% गर्ल्स जो हैं क्या हैं, 12th में हैं। तो अगर मुझे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक स्टूडेंट को रैंडमली चूज किया जाए, किसमें से, क्लास 12th में से। और यहाँ देखिए गिवन दैट जैसे ही लिखा, मतलब ये आपकी कंडीशन हो गई कि वो स्टूडेंट क्या होनी चाहिए, गर्ल होनी चाहिए। तो ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको E और F का पता चल जाएगा, और उसमें से एक इवेंट पहले से ही होता रहेगा और दूसरे की प्रोबेबिलिटी उसके रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ेगी, और यही क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया हमारे पास 1000। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 430, और क्वेश्चन में गिवन है कि 430 का 10% यानी कि 43 क्लास 12th में कितनी है, गर्ल्स क्लास 12th में कितनी है, 43, 10%। तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है कि एक गर्ल को क्लास 12th से चूज किया जाता है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो लड़की हो, वो गर्ल हो। तो पहले लिख लेते हैं E और F। E क्या है, ये हमारा हो जाएगा कि स्टूडेंट कहां से हो, क्लास 12th से हो, ठीक है। और सेकंड क्या है, स्टूडेंट जो हो इज गर्ल। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F।
तो फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, तो पी ई अपॉन एफ इक्वल टू पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। सबसे पहले पी एफ कैलकुलेट करेंगे। पी एफ क्या था हमारा, एफ क्या था, स्टूडेंट इज गर्ल, तो टोटल बच्चे कितने हैं 1000, गर्ल कितनी है 43। तो एक चीज तो हमें मिल गई, पीएफ। ठीक है, हमें पीएफ मिल गया कि 43 अपॉन 1000। ओके, तो जब 43 अपॉन 1000 हमें मिल गया तो हमारे पास पीएफ तो आ गया। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ का जो मतलब, तो पीएफ 430 नहीं होगा, हाँ सारे 430, गर्ल्स सॉरी, होंगे। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, हम एग्जैक्ट। और पी इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा इसमें, जो क्लास 12th में भी हो और गर्ल हो, वो कितनी है 43 अपॉन 1000। अब क्लियर है। तो यस सर। 430 जो है टोटल गर्ल्स हैं, और ये क्या है प्रोबेबिलिटी है, गर्ल्स भी हो और क्लास 12th में। तो हमें क्या चाहिए था, पी ई बाई एफ क्या हो जाएगा 43 अपॉन 1000 अपॉन 430 अपॉन 1000। तो आंसर क्या हो जाएगा 43 अपॉन 1000, दैट इज 1/10। 1000 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 1.0.1 लिखे या फिर 1/10। क्लियर है ना। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो हमेशा दो इवेंट्स होंगे ई एंड एफ। एफ की प्रोबेबिलिटी, एफ जो है ऑलरेडी अकर्ड, मतलब ये अगर हो रहा है तो ई की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, दैट इज डिनोटेड बाई पी ई बाई एफ। अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो चलिए, हमारे पास दो टाइप की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिली। एक मिला हमें पी ई बाई एफ, इसका फॉर्मूला हो जाता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, वेयर पी एफ की वैल्यू ऑफ कोर्स 0 नहीं होनी चाहिए। जो पी एफ है वो हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, सेम चीज हम लिखेंगे पी एफ बाई ई, तो क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन पी। ठीक है, वेयर पी इज नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वाले आर्ग्यूमेंट से हमारा जो पी इंटरसेक्शन एफ होगा वो क्या होगा, इसको राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा पी एफ इंटू पी ई बाई एफ, कॉमा यहां से क्या होगा पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू पी इंटू पी एफ अपॉन ई। तो दिस term is equal to this term because both are representing just p intersection f। तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि पी एफ पी इंटू पी एफ अपॉन ई इक्वल टू पी एफ इंटू पी ई बाई एफ। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। क्लियर है ये। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा इसको ट्राई करो फिर हम करते हैं। एन अर्न contains 10 black and 5 white balls. 2 balls
or drawn from the urn, one after one, without replacement. हमसे पूछ रहा है what is the probability that both balls are blank. क्वेश्चन क्लियर है? सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम दो इवेंट इसको चूज करेंगे। पहला इवेंट हम क्या लेंगे कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, ठीक है, और दूसरा क्या लेंगे, सेकंड बॉल इज ब्लैक। ओके, तो हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो क्या चाहिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब दोनों बॉल्स क्या हो, ब्लैक, यही तो चाहिए। यस सर। ठीक है, तो आप बताओ पी ई इंटरसेक्शन एफ कहां पर आता है, किस फॉर्मूले में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, पी ई अपॉन, या फिर हम यूज कर सकते हैं पी एफ अपॉन ई, दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस। तो पी एफ अपॉन ई इक्वल टू क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी। क्लियर है ये? यस सर। तो पी इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन ई इंटू पी। आप ये बताओ कि पी पहले क्या होगा, जब फर्स्ट बॉल आपने ड्रॉ किया, उसमें विड्रॉ किया, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 10 अपॉन 15। ओके, सो पी इक्वल टू 10/15, ठीक है। अब बताओ इसकी क्या मीनिंग है, पी एफ बाई ई की, सेकंड बॉल भी ब्लैक हो, सेकंड ब्लॉक के होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि हमने फर्स्ट बॉल पहले से ही ड्रॉ कर रखी है, यही तो। यस सर। एफ बाई ई का क्या मतलब होता है, इज ऑलरेडी अकर्ड। तो जब इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, तो जब एक बॉल हमने ब्लैक अकर्ड कर ली तो ब्लैक कितनी बची, 9, और टोटल कितना हुआ, 14। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 9 अपॉन 14 इंटू 10/15। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 90 अपॉन, इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 3 जा 9 और 3/7 आई थिंक, ठीक है। क्लियर है ये? यस सर। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि अभी तक हम फाइंड कर रहे थे कि ये फाइंड कर ले रहे हैं, ये फाइंड कर ले रहे हैं, तो ये बताओ अभी क्या था इसमें, ये पहले फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर एंड यू हैव टू हाइड इंटरसेक्शन। ओके, सो अब जो हमारा थर्ड है वो क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, मतलब दोनों इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड ना हो, एक के होने से दूसरे को कोई भी फर्क ना पड़े, यही तो। जैसे हमने लिखा, अगर पी ई बाई एफ इक्वल टू पी एंड पी एफ अपॉन ई इक्वल टू पी एफ, इसका मीनिंग बताओ क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या होगा, The probability of event E when event F has already happened. और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, मतलब कि एफ के होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी पहले थी वही बाद में है, एफ के होने के बाद भी वही है, एफ के होने के पहले सिंगल इंडिविजुअली भी प्रोबेबिलिटी ई की वही है। सेम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एफ की प्रोबेबिलिटी वही है और ई के होने के बाद भी एफ की प्रोबेबिलिटी वही है। इस केस में हम क्या बोलेंगे,
E and E F and independent. इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसको फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो फॉर्मूले में क्या होता है हमारा, पी ई अपॉन एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ये क्या लिख दें हम इसको, पी। क्लियर है? Yes, sir. तो ये पी हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू पी एफ। ये क्लियर है? Yes, sir. सिमिलरली एफ अपॉन ई इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी। तो इसको भी क्या लिखेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी इंटू पी एफ। क्योंकि एफ बाई ई की वैल्यू कितनी है, पी एफ के इक्वल। तो ये जो हमारा आया ना, ये यही है क्या, इवेंट ई एंड एफ के इंडिपेंडेंट होने का कंडीशन। क्लियर है ये? Yes, sir. अगर हमें कभी चेक करना हुआ कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट और नॉट, इंडिपेंडेंट और नॉट, तो क्या करेंगे, ये शो करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्लियर है ये? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन में लिखता हूं, a die is thrown, a die is thrown if E is the event, E is the event, क्या इवेंट है, the number appearing, the number appearing is a multiple of 3 and F is event, क्या इवेंट है, the number is even, then find E and F are independent or not, 3 or 3 6. and, ठीक है, F का क्या आया है, 2, 4, 6. ठीक है, एंड E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा, 6। तो P कितना आ गया, 1/3 1/3. और PF 1/2. और P इंटरसेक्शन F 1/6. तो PE इंटू PF इक्वल टू P इंटरसेक्शन F है कि नहीं? Yes, sir. तो इवेंट्स क्या हैं, Independent. इंडिपेंडेंस है। ठीक है, Mhm. अब एक कॉन्सेप्ट है मैं बताने जा रहा हूं। कॉन्सेप्ट है, इफ A and B are two independent events, then the probability of occurrence of at least one of A and B is given by
पी ए डैश 1 माइनस पी ए डैश और पी बी डैश। स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? यस सर। क्या कह रहा है कि अगर दो इवेंट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट्स हैं, तो उनमें से एक की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन की होने, एक की प्रोबेबिलिटी होने क्या होगी? 1 माइनस पी। अच्छा, पी ए डैश क्या है? प्रोबेबिलिटी कि ए ना हो। अच्छा, और पी बी डैश क्या है? प्रोबेबिलिटी बी ना हो। यस सर। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? कि दोनों ना हो। यस। तो वन में से माइनस कर देंगे तो क्या होगा? कि एटलीस्ट कोई हो। यस। तो इसको हमको प्रूफ करना है, ये कैसे हुआ? तो आप बताओ पहले, किसी एक इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पी इंटरसेक्शन बी होता है कि नहीं? यस आइदर सर। ए आइदर बी, ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी, एटलीस्ट वन ऑफ देम। अब एक थ्योरम होता है पी एडिशन प्रॉपर्टी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, एडिशन थ्योरम। यस सर। तो पी ए प्लस पी बी। अब बताओ, जब ए और बी इंडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? पी ए पी बी। पी ए पी बी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? पी ए, और यहाँ पे पी बी कॉमन है, यस सर। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस माइनस पी ए। ये 1 माइनस पी ए क्या है? पी ए नॉट पी ए डैश। पी ए डैश, पी बी इंटू पी ए डैश। क्लियर है ये? ठीक है, तो पी इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? पी ए प्लस पी बी पी ए डैश। ओके, सो पी ए क्या होता है? 1 माइनस पी ए डैश होता है। यस सर। ठीक है, 1। दोनों में क्या कॉमन है? पी ए डैश। पी ए डैश, तो पी ए डैश को बाहर कर देते हैं, तो क्या बचेगा? 1 माइनस पी बी। 1 माइनस पी बी। 1 माइनस पी बी क्या होता है? पी बी डैश। ए यूनियन बी है। हो गया? क्लियर है ये? ठीक है, तो एक्सरसाइज देख लेते हैं थोड़ा सा। 13 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहा है कि दो इवेंट है ई और एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल टू 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू क्या है? 0.3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 0.2। तो आपको बताना है पी ई बाई एफ एंड पी एफ बाई, हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला है। पी ई बाई एफ क्या हो जाएगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। हाँ, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्वेश्चन में लिखता हूं, इसको ट्राई करो। क्वेश्चन है, एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस। जब ट्वाइस फेंका गया तो कितने आउटकम्स आएंगे? 12 12 आया, 36। 36 2 to the power 6। 6 स्क्वायर। देखो, जितने पॉसिबल आउटकम होते हैं, जब जब क्वाइन की बात होती है तो 2 टू द पावर n, जब डाई की बात होगी तो 6 6 to टू the द power पावर n। लेट द इवेंट ए, इवेंट ए क्या है? बी ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो।
फर्स्ट थ्रो और बी क्या है, एंड बी इज इवेंट, बी कौन सा इवेंट है, बी इज इवेंट ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। आपको बताना है कि ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं। ये इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि आप पहली बार आपने फेंका, कुछ आया, मान लो पहले पे ऑड आ गया, और सेकेंड टाइम, ठीक है, द इवेंट ए इज ऑड नंबर ऑन द, फर्स्ट टाइम क्या आ गया, ऑड, सेकेंड टाइम इवन, दोनों अलग अलग हैं, तो इंडिपेंडेंट आना क्लियर है। इसको करेंगे प्रोबेबिलिटी से, तो ई क्या है, फर्स्ट थ्रो में ऑड, ठीक है। बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। 1/2 तो सिंप्लीफाइड है, 18/36। ये जो 18 है वो कहां से आया, देखो ऐसे आएगा, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, क्योंकि फर्स्ट थ्रो क्या होना चाहिए, ऑड। ऑड। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 एंड 3,6, 6, और लास्ट टाइम 5,1, 5,2, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 18। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ई की 1/2। ऐसे ही एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। क्लियर है। यस। अब बताओ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, व्हाट इज ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों पे ऑड, यस सर। ठीक है। दोनों पे क्या क्या हो सकता है ऑड, बताओ। 1,1, 3,3 या 5,5। और 3,5, 3,1, 1,3, सही है। यस सर। और 1,5, हाँ 5,1, 5,3, 5,3, टोटल कितने हुए, 9। 9/36। तो पी ए इसका प्रोबेबिलिटी क्या था, 1/2, पी बी 1/2, और पी ए इंटरसेक्शन बी का, क्लियर है। 1/4। यस सर। तो पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ गया, पी ए इंटू पी बी, दैट्स वाई बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। क्लियर है, डिपेंडेंट। यस सर। ठीक है। तो अब जो प्रोबेबिलिटी में एक टॉपिक हमारा लास्ट बच रहा है वो है बायस थ्योरम, ठीक है। हाँ, बायस थ्योरम पढ़ाने के बाद इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।